हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में जानेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएसआई और यूपी होमगार्ड के लिए जो हाल ही में परीक्षा उनके लिए तो महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है, उसी को देखते हुए क्लास बनाई गई है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और हाँ, आने वाले टाइम में लेखपाल के लिए तो महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव लेखन से अपरिचित था, मतलब वो पत्थरों से निर्मित आभूषण या उपकरण का प्रयोग करता था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक कहा जाता था। प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता था। अर्धऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको लिखा नहीं जा सका है। और जो वहाँ की लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक मिली है, अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता, तो वो किस में आती है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आती है, अर्धऐतिहासिक काल में आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिनको पढ़ा जा सका है, वो हमारा ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो भैया नेहरू काल से लेकर अर्धऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो अर्धऐतिहासिक काल की जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, प्राकृतिक साक्ष्य मिले, उनको पढ़ा जा सका है। और भैया वो क्या कहलाते हैं हमारे? तो ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये किस में आते हैं? हमारे ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। आपको बता दिया कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो मध्य देश मानव सभ्यता का विकास कहा जाता था, मतलब उत्तर प्रदेश को मानव सभ्यता का विकास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश अपनी सामरिक स्थिति के कारण प्राचीन काल से ही क्या रहा है? महत्वपूर्ण रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा उत्तर प्रदेश है, अधिकतर हमारे यहाँ की भूमि है, उपजाऊ है, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो यहाँ मनुष्य के जो स्थायी निवास मिलते हैं वो हमारे अधिकतर उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। कि जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारी नदियाँ हैं, जहाँ नदी होगी वहाँ पशुपालन होगा, पानी की सुविधा होगी, शिकार करने के लिए जानवर पानी पीने के लिए आएंगे, तो जानवर शिकार करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस स्थिति के कारण अनेक आक्रमणकारी और प्रवासी आते रहे। और यहाँ पर भैया बहुत सारे प्रवासी आक्रमणकारी आए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक फैला है। उत्तर में हमारे कौन से पहाड़ी क्षेत्र है? जो हमारा भी उत्तराखंड अलग हो गया, क्या है ये? पहाड़ी क्षेत्र है। 13 जिलों काट कर क्या बना गया? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना गया है। इसीलिए ये उसका इतिहास भी बहुत व्यापक है। इसीलिए तो कहा जाता है, आपने अगर उत्तर भारत का इतिहास पढ़ लिया तो ऐसे समझ लो आपने उत्तर भारत का इतिहास पढ़ लिया। इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल में मध्य देश और भारतीय इतिहास का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास का हृदय किसे कहा जाता है? तो मध्य देश को कहा जाता है। और मध्य देश ही क्या कहलाता है? हमारा उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ऐतिहासिक विस्तार की बात किया तो उत्तर पश्चिमी प्रदेशों से लेकर पूर्वी राज्यों तक फैला है। इसका इतिहास लगभग पूरे उत्तर भारत के इतिहास का क्या है? पर्याप्त है। प्राकृतिक प्रमाण। पाषाण युग के हथियार उपकरण मिलने से मानव बसावट का क्या मिलता है? पता मिलता है। जैसे हमारे लोधा नाला से, महादास से हमारे क्या मिले हैं? प्रापाषाण काल के हथियार मिले हैं, उपकरण मिले हैं। जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र से क्या प्राप्त हुई है? रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी मानी जाती है।
मिर्जापुर और सोनभद्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है वह ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी है, मतलब यहाँ पहले ही मानव बसावट हो चुकी थी हड़प्पा सभ्यता से पहले। मानव निवास के प्रमाण लगभग 8000 ईसा पूर्व के मिले हैं। मानव निवास के प्रमाण 8000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र से। कुछ हमारे जो अछूते क्षेत्र हैं जहाँ से हमें पर्याप्त अभी जो साक्ष्य मिले हैं वो अभी इतिहासकार यहाँ से संतुष्ट नहीं है। कौन कौन से हैं? तो जजमऊ है कानपुर में, फजील नगर देवरिया में, हुलासखेड़ा लखनऊ में, भीतरी गांव कानपुर में और भैया राजघाट वाराणसी, जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं यहाँ से इतिहासकार अभी असंतुष्ट है। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं भैया ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे कानपुर है, फतेहगढ़ है, फर्रुखाबाद है। फतेहगढ़ को पहले फतेहगढ़ ये हमारे फर्रुखाबाद में पड़ता है। दादरी है, पलिया है, चंदौली है, वाराणसी है। ये हमारे प्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हो जाते हैं। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रदेश का प्रौढ़ ऐतिहासिक काल। तो प्रौढ़ ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो सबसे पहले आता है हमारा पुरापाषाण काल, जिसे पूर्व पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मध्यपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आपको कहीं कहीं आपको 10,000 से लेकर 8,000 दे रखा होगा, कहीं कहीं 12,000 दे रखा होगा। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व दे रखा होगा। तो पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड हमारा 20 लाख ईसा पूर्व है, जिसमें हस्त कुठार मिले हैं, खंडक मिले हैं और बिगारिणी मिले हैं। फिर आता है मध्य पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 80,000 ईसा पूर्व है। यहाँ से हमारे फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर उच्च पुरापाषाण काल आता है हमारे 35,000 ईसा पूर्व। यहाँ से तक्षणी और खुरचनी प्राप्त हुई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा को एक कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। किसका टाइम पीरियड है भैया? इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ से हमारे बेलन घाटी से पुरापाषाण काल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर RG बनर्जी ने की थी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और बेलन घाटी के पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के पूर्ववर्ती स्थलों में माने जाते हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं सीपियों की गोलियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है जो महिलाएं थी वो चूड़ियाँ पहनती थी, और आज भी चूड़ियाँ पहनती हैं, जिसे हमारा पता है। विंध्य क्षेत्र आते हैं, हमारे कुछ क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा विंध्य क्षेत्र, और विंध्य क्षेत्र में आता है हमारा इलाहाबाद में बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली का चकिया। ये हमारे पुरापाषाण काल के स्थल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है हमारा मेरठ, सहारनपुर। ताम्रपाषाण युग के प्रमाण प्राप्त हुए हमारे उत्तर पश्चिमी प्रदेश से, और ये आ जाते हैं हमारे हड़प्पा स्थलों में आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बेलन नदी घाटी जो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में लोधा नाला क्षेत्र में। यहाँ के उत्खननकर्ता हमारे RG बनर्जी थे। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यहाँ से अस्थि निर्मित देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और ये पुरापाषाण कालीन कला और विश्वास का क्या है? एक प्रतीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक दे रखा होगा। विशेषता ये है कि मानव जीवन सरलता से अधिक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत कर चुका था। मतलब मध्यपाषाण काल में आते आते स्थायी जीवन
स्टार्ट कर चुका था। मतलब पहले जो कबीले मतलब होता था, मतलब 10 लोगों का समूह, 20 लोगों का समूह, तो पुरापाषाण काल से हल्के हल्के जंगली जानवरों से बचने के लिए और यहाँ पानी की सुविधा हुई तो वहीं पर उन्होंने झुग्गी झोपड़ी डालना स्टार्ट कर दी। मतलब स्थायी जीवन के साक्ष्य प्रमाण मिले हमारे मध्यपाषाण काल में। और फिर स्थायी जीवन की शुरुआत करने लगे तो भैया कृषि करने लगे, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला जानवर क्या बनाया था, तो पालतू कुत्ता बनाया था। और मध्यपाषाण काल के सबसे प्रमुख स्थल है हमारा सरायनार राय और हमारा माहदा। सरायनार राय और माहदा, यहाँ से मनुष्य के क्या मिले हैं, कंकाल अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं 8000 ईसा पूर्व के। माइक्रोलिथिक औजार का पता चलता है हमारे मध्यपाषाण काल से, इसीलिए इसे मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। लाहौरा देव, ये लाहौरा देवा नहीं है, लाहौरा देव है, सॉरी, लाहौरा देव। सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं हमारे संत कबीर नगर जिला से लाहौरा देव से मिले हैं। लगभग 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे कृषि के पुराने कृषि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हमारे लाहौरा देव से मिले हैं। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो हमारे लाहौरा देव से मिले हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है हमारे सरायनार राय, माहदा और दमदमा। सरायनार राय से हमारे 15 समाधान प्राप्त हुए हैं और 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। और यहीं से समाधानों को मृतकों का सिर था वो सिर पश्चिम की ओर किया जाता था, जो सबको दफनाते थे सिर पश्चिम की ओर रखते थे। और प्रयागराज की मेजा तहसील में चौपानी मांडो स्थल से झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मादा से हमारे उपकरण के साथ साथ से लोहड़े, मतलब जय सिलोड़े, सिलवट्टा और गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अस्तिक और सींग के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से मादा से 28 समाधियाँ मिली हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तीनों स्थल, और तीनों स्थल हमारे प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। तो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आदम मतलब धार्मिक प्रथाओं में विश्वास करने लगे, इसीलिए तो सिर को आगे तो पश्चिम की ओर दफना सिर रखते थे। मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने की परंपरा है। कब्रों में भैया उपकरण रखते थे, मतलब कि मरने के बाद में काम करेंगे तो कहाँ से ला के देंगे, तो इसलिए माना जाता था कब्रों में मिट्टी के बर्तन और उपकरण रखते थे। और आज भी आप देख सकते हैं कि जो कब्र होती है उसके पास में लोटा रख देंगे, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार वस्तुओं को रख देते हैं। कोई ढलैया रख देता है मेलाई के पास में। नवपाषाण काल के स्थल हमारे मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापगढ़ के सरायनार राय जैसे क्षेत्रों से क्या प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए हैं। और प्रतापगढ़ के सरायनार गांव के पास में एक स्थल से मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं दफनाने की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ से भैया सरायनार राय से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खोपड़ी प्राप्त हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण याद। और ऐसा माना जाता है ये पहले प्रीमियर के मैसियर मार्जिन के साथ मिलन है। मतलब आमतौर पर बड़े दांत पर इनेमल का मोटा लेप है। ये आकार और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है। पहले दांत कैसे थे, बड़े बड़े थे, जो खोपड़ी प्राप्त हुई है उसके अनुसार माना जाता है। अब आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, अर्ध ऐतिहासिक काल।
तो उसमें हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल आता है हमारा मांडी। और मांडी पड़ता है हमारा मुजफ्फरनगर जिले में, यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के आभूषण के समृद्ध भंडार प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आलमगीरपुर। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हमारा मेरठ में पड़ता है। और पहले यहाँ कौन सी नदी बहती थी? तो हिंडन नदी बहती थी। कौन सी नदी? हिंडन नदी बहती थी। और विशेषता क्या थी भैया? सबसे पूर्वी स्थल था हमारे हड़प्पा सभ्यता का। आलमगीरपुर को परशुराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस स्थल को परशुराम के खेड़ा के नाम से जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आलमगीरपुर को परशुराम खेड़ा के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तनों की कार्यशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और आलमगीरपुर से सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से छिद्रित बर्तन प्राप्त हुए हैं, छिद्रित वर्क प्राप्त मतलब डिश प्राप्त हुई है, कप प्राप्त हुए हैं, फूलदान प्राप्त हुए हैं, सुगंध पात्र प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और भैया तकुए की गोलियां प्राप्त हुई हैं। ये हमारे आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। और यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हमारी स्टेटाइट पेस्ट प्राप्त हुआ है, फाइंस और तंबा और कैल्सेडोनी और एग्जिट और जेड के मनके प्राप्त हुए हैं। धातु का अभाव था, तांबे के टुकड़े ब्लेड प्राप्त हुए हैं। मतलब तांबे से आदमी परिचित था लेकिन यह धातुएं प्राप्त नहीं हुई है। मकान के रूप में मिट्टी की ईंटों के प्रमाण मिले हैं और कपड़े के अवशेष मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, मिट्टी से बने केक प्राप्त हुए हैं। ये हमारे आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कप है और कैरम बोर्ड की गोटियाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा घर है, यहाँ से सांप के साक्ष्य भी प्रमाण मिले हैं। एक कुबड़ वाले बैग और सीख के साक्ष्य हमारे आलमगीरपुर से मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये भालू के भी साक्ष्य हमारे आलमगीरपुर से मिले हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से क्या मिले हैं भैया? ये स्पेस बीड से ये आप देख सकते हैं। खोखले टर्मिनल बीड प्राप्त हुए हैं, सिंगल और डबल बैंड्स प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और सोने के साथ लेपित छोटी टेराकोटा मनके जैसी संरचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा हुलास। हुलास पड़ता है हमारे सहारनपुर जिले में और यमुना की सहायक नदियों के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के केक प्राप्त हुए हैं, पशुपालन और कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, यहाँ पर हुलास खेड़ा में जो जीवन था वो कृषि आधारित जीवन था। यहाँ से कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और मनके प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और मोती प्राप्त हुए हैं और धातुएं प्राप्त हुई हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ऐसा माना जाता था कि औद्योगिक क्षेत्र भी था क्या हमारा? हुलास था। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। 5 गोल भट्टियां प्राप्त हुई हैं। एक आगे तक काले रंग की मिट्टियों ज्यामिति से डिजाइन किए हुए मृदमान प्राप्त मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं औजार प्राप्त हुए हैं। और ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं चना, लोबिया, मसूर, मटर, जई, रागी दाल के साक्ष्य मिले हैं हमारे यहाँ से हुलास से। और चावल के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं अखरोट और पीपल के पेड़ के भी फल प्राप्त हुए हैं हमारे हुलास से। नेक्स्ट आता है हमारा सिनौली। सिनौली पड़ता है हमारे बागपत में, यमुना और हिंडन नदियों के बीच में। इसकी खोज सन 2005 में हुई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सिनौली से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है। यहाँ से गैरू रंग की मिट्टियों के बर्तन प्राप्त हुए हैं।
और जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सन 2018 में एक किसान को खेत में जोतते समय प्रवेश प्राप्त हुए, जिसे भारतीय पुरातत्व ASI के सबसे बड़े उत्खनन को जन्म दिया है। और लकड़ी के ताबूत, तांबे की तलवारें, हेलमेट और ठोस डिस्क पहिए वाली गाड़ियां प्राप्त हुई हैं। भैया ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये NCERT के अनुसार है, सन 2018 के अनुसार, खोज के अनुसार। तांबे का एंटीना, तलवारें प्राप्त हुई हैं, मुकुल, ढाल आदि हथियार प्राप्त हुए हैं और जानवरों को नियंत्रित करने के लिए कोहड़ा भी प्राप्त हुआ है हमारे सुनौली से। पुरुष योद्धाओं के साथ महिला योद्धाओं को उनकी तलवारों के साथ दफनाया गया था। रथों के पास उनके कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये एक बड़े सभ्यता के अस्तित्व का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। रथों के साथ तांबे की सज्जित तलवार, ढाल और जानवरों की हड्डियों की खोज की गई है। ये संकेत देता है दिवंगत आत्मा को अर्पित किए गए थे। और पहिए की लकड़ी के बने पाए गए हैं। पहिए जो किसके बने हैं, वो लकड़ी के प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी की राय, तांबे, तलवार, हेलमेट जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास होने के संकेत करती हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये प्राप्त हुए हैं हमारे। ये आप देख सकते हैं, ये रथ प्राप्त हुआ है, ये रथ प्राप्त हुआ है, ये कोहड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है सन 2008 की खोज के अनुसार। और कहाँ से मिले भैया, तो सिनौली से मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आभूषण प्राप्त हुए हैं, तलवार प्राप्त हुए हैं, एंटीना तलवार प्राप्त हुए, और ये भैया एक कवच प्राप्त हुआ है, ढाल और हेलमेट प्राप्त हुआ है। ये लकड़ी का तांबे के ताबूत प्राप्त हुए। और उस समय महिलाएं भी योद्धा थी ऐसा माना जाता है, जो सन 2018 की घटना के अनुसार। और महिलाओं को ऐसे दफना दिया जाता था, जो अंतिम संस्कार किया जाता था। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना माना जाता है, तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 500 भी दे रखा होगा, लेकिन NCERT के अनुसार कितना माना जाता है, तो 600 माना जाता है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद अन्य वेदों का विकास हुआ, मतलब अन्य वेदों की रचना हुई थी। और इस समय समाज कैसा हो गया, सबसे अधिक संगठित हो गया और वर्ण व्यवस्था सबसे अधिक मजबूत हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में जो टाइम पीरियड था, उस समय कर्म के आधार पर थी। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप किसान हैं, निम्न स्तर पर आते हैं। अगर आप सेवा करते हैं किसी की तो आप निम्न स्तर पर आते हैं, निम्न जाति में आएंगे। अगर आप क्षत्रिय मतलब देश की सेवा करते हैं, आर्मी मतलब जिसे बोला जाता है, तो आप किस में आएंगे, आप उच्च स्तर में आएंगे। और यही व्यवस्था आज भी है, आज भी जाति के आधार पर ही है। आप निम्न स्तर, आप अब नीची कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC से, मान लो मैं SC से बिलोंग करता हूँ, या आप SC से ST से बिलोंग करते हैं, तो आप कितना भी पढ़ लें, आप पंडित नहीं हो सकते। आप वेद पुराण पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो जातीय टैग दे रखा है जन्म से ही आपको, वो आपसे मिट नहीं सकता। ये हमारे उत्तर वैदिक काल से ही चला है। और अंतिम संस्कार ऐसे किया जाता था, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। खाने पीने के वस्तुएं, सामान रख दिए जाते थे कि लड़ाई के लिए सामान, और तलवार रखते हैं, खाने पीने के सामान रख दें, क्योंकि पुनर्जीवन में क्या विश्वास रखते थे। नेक्स्ट आता है हमारा बड़गांव। ये पड़ता है हमारे सहारनपुर जिले में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, मेरठ व गंगा के मध्य क्षेत्र में स्थित था हमारा बड़गांव। ये भी हमारा कहाँ से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब आता है हमारा वैदिक युग। वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड लगभग 1500 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 500 दे रखा होगा, कहीं कहीं 600 दे रखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। NCERT के अनुसार जो टाइम पीरियड माना गया है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। और आपको अगर 600 नहीं दे रखा हो तो आप 500 लगा सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
सबसे पहले आते हैं हमारे आर्य। आर्य लोग मध्य एशिया के निवास थे, मतलब कहाँ से आए, यूरेशिया से आए थे और उत्तर भारत में आकर बस गए। और आर्य सभ्यता मतलब वैदिक संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ, आर्य सभ्यता का विकास हुआ। 4 वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में आता है हमारा ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषदों की रचना हुई। मुख्य तथ्य ये प्रमुख कैसी थी, वैदिक संस्कृति थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, वैदिक संस्कृति पर आधारित थी। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। वैदिक काल में किसकी रचना की गई है, ऋग्वेद की रचना की गई है। उसके बाद 3 वेदों की रचना की गई है। उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना की गई थी। वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उच्च वर्ण में माना जाता था और शूद्र को निम्न वर्ण में माना जाता था। ये वैदिक समाज का उस समय की बात है। या बज्जी, बज्जी की राजधानी थी वैशाली थी और वैशाली एक गणराज्य था। मतलब जो बाकी 16 महाजनपद थे उसमें राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र था। एकमात्र महाजनपद था हमारा वज्जी, जिसमें कहा गया था केवल क्या था, गणराज्य था, वैशाली। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। वैशाली क्या था, एक गणराज्य था। यहाँ लिच्छवी गणराज्य का क्या था, शासन था और वैशाली और जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा सूरसेन, जैसे सरसेन के नाम से जाना जाता है, सूरसेन। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण सूरसेन वंश से संबंधित थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण सूरसेन वंश से थे। ये महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ के राजा कौन थे, तो अवंती के पुत्र थे। और जो अवंती महाजनपद के शासक प्रोद्योत की पुत्री का पुत्र मतलब दोहित्र था, इसने बुद्ध की क्या ली थी, शिष्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट आता है हमारा कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और ये वर्तमान क्षेत्र पड़ता है हमारा मेरठ और हरियाणा में। अभी आप कहीं कहीं इस तरह जाओगे तो कहीं कहीं आपको पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ दिल्ली क्षेत्र में, मेरठ में जाओगे, मेरठ क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ। कुरु एक प्रमुख महाजनपद था। कुरु राज्य का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कुरु था, उसका वर्णन कहाँ मिलता है, हमारे महाभारत में भी मिलता है। और ये वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था, कुरु से ही वैदिक संस्कृति का विकास। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एक महाजनपद बताइए जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो हमारा कौन सा महाजनपद है, कुरु महाजनपद है। और कुरु जनपद जाना जाता था अपने बुद्धि और बल की ख्याति के लिए जाना जाता था। मुख्य विशेषता, उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी, राजा का महत्व बढ़ गया। मतलब जो ऋग वैदिक काल में राजा क्या होता था, राजा केवल गायों की रक्षा करता था। सबसे पवित्र किसको माना जाता था, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। उसके बाद गाय को गोधन कहा जाता था। मतलब जिसके पास ज़्यादा गाय है वो ज़्यादा सर्वशक्तिशाली था। और राजा का काम होता था गायों की रक्षा करना। और इसलिए ज़्यादा लड़ाई होते थे, उन्हीं 13 ढींगा 15 हैं, एक रात को चुरा लेंगे। तो फिर लड़ाई होती थी आपस में, जो सर्वशक्तिशाली होता था वो जीत जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का कोई महत्व नहीं था। मतलब जो सर्वशक्तिशाली है वो उसको राजा बना दिया जाता था, दिमाग से सही था, शरीर से सही था, राजा बना दिया जाता था। लेकिन हमारे उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा जन्म आधारित हो गया। मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। युद्ध और राज विस्तार बढ़ गया। भैया जब राजा परमानेंट हो गया तो उन्होंने बोला कि अब तो हम अपनी सीमा का विस्तार करेंगे। तो आपने सुना होगा उत्तर वैदिक काल में कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। जैसे प्रभु श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था
तो उनके पुत्र से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, अश्वमेध युद्ध हुआ था। अश्वमेध यज्ञ के बाद में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। क्या होता था, घोड़ा को छोड़ देते थे। अब कहते मास्टर साहब के घोड़ी को छोड़ देते, अरे घोड़ी ने सलाह मिला ली, दोनों चल देते, फिर और दूर पहुंच जाते, फिर क्या होता। तो ऐसे राज्य का विस्तार किया गया था। कृषि और व्यापार का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में हमारे क्या क्या आते हैं, ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद को वैदिक साहित्य कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ को, अरण्यक और उपनिषद को वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को भी वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को, अरण्यक और उपनिषद को भी वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है हमारा महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। उत्तर भारत के मतलब टोटल कितने, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से 8 जनपद हमारे किस में, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित थे, अवस्थित थे। कौन कौन से थे, तो काशी था, कौशल था, बत्सा, कुरु था, पांचाल था, सूरसेन था, चेदी था, मल्ल थे। ये हमारे 8, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। महाजनपद का अर्थ होता है महान राज्य। ये बड़ी राजनीति और बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म होते हुए पहले जनपद में थे, फिर जैसे जैसे लोहे का विस्तार हुआ वैसे वैसे महाजनपदों का विकास होते चला गया। और इस समय भारत में कितने जनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। इस युग में नगरों का विकास, व्यापार और कृषि का विस्तार हुआ। कई महाजनपदों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले आता है हमारा काशी। काशी का उल्लेख हमारे अथर्ववेद में मिलता है और काशी सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक माना जाता है। हमारी जीवित नगरी है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो वारणा और आसी नदियों के बीच में स्थित था हमारा वाराणसी स्थल जो था, इसीलिए इसे वाराणसी कहा जाता है। और सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, महाजनपद था, उस समय महाजनपदों में सबसे प्रारंभ में हमारा काशी था। और इस महाजनपद के सबसे सर्वशक्तिशाली राजा थे ब्रह्मदत्त। और काशी को अविमुक्ति क्षेत्र, अभिधान के नाम से भी जाना जाता है। काशी गंगा नदी के किनारे स्थित था और व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। काशी का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा काशी, जिसका उल्लेख हमारे अथर्ववेद में भी मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कौशल। कौशल की राजधानी थी हमारी श्रावस्ती और अवध क्षेत्र में पड़ता है, अयोध्या मंडल में स्थित है। और बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग थे। उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती या अचरावती के नाम से जाना जाता था, राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। और ये कैसा नगर था, तो अर्धचंद्राकार नगर था। और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी साकेत, मतलब अयोध्या थी। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्षा काल श्रावस्ती के जैतवन बिहार में व्यतीत किए थी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस समय जो बुद्ध के समय जो राजा थे वो कौन से, तो प्रसेनजीत थे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौशल उत्तर भारत का प्रमुख महाजनपद था। कौशल सरयू नदी के किनारे स्थित था। और कौशल के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। ये गौतम बुद्ध के समकालीन। पांचाल, पांचाल का वर्तमान क्षेत्र की बात की जाए तो रोहिलखंड, बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं क्षेत्र में स्थित है। और कुछ क्षेत्र आता है हमारे हरियाणा में। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी हमारी आयछत्र थी।
बरेली में मतलब बरेली के पास स्थित, कहाँ, रामनगर में स्थित थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी हमारी काम्पिल। काम्पिल हमारा पड़ता है फर्रुखाबाद क्षेत्र में, काम्पिल में। पांचाल नगर में ही हमारा कान्यकुब्ज नामक नगर था, जिसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी महाजनपद में स्थित था। और काम्पिल के राजा थे संजय। राज सिंहासन त्याग कर जैन मुनि बन गए, मतलब जैन अनुयायी बन गए। पांचाल में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। पांचाल का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो हमारे दो नगरों का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है, कुरु और पांचाल का। और अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो काशी का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। जीवित नगरी है हमारी काशी। नेक्स्ट आता है हमारा मल्ल। और मल्ल क्षेत्र पड़ता है हमारा देवरिया और कुशीनगर में स्थित है, जिसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता है, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। मल्ल की दो राजधानी थी। पहली राजधानी थी मल्ल की कुशीनगर, जिसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी राजधानी थी पावा। मल्लों का शासन गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित था। मल्लों का उल्लेख वह किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर में ही मल्लों का प्रसिद्ध सालवन या वाटिका हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित थी। और मगध के राजा अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित कर महाजनपद को किसमें? मगध में विलय कर लिया। और उस समय कैसा शासन था? जो गणतंत्रात्मक शासन था हमारे मल्ल में, वो कैसा हो गया? राजतंत्रात्मक शासन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वत्स। बस हमारा प्रयागराज और चित्रकूट जिले क्षेत्र में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी स्थित थी। ये राज्य यमुना नदी के किनारे स्थित था। और व्यापार उद्योगों का विकास हमारे बस से हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा महाकाव्य और उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है हमारा? तो सबसे बड़ा हमारा महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है हमारा महाकाव्य और रामायण। उत्तर प्रदेश के प्राचीन महत्व के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के माध्यम से समझा जा सकता है। वैदिक के गांव के पैटर्न को ये दर्शाता है। रामायण के अनुसार साकेत जिले राजधानी अयोध्या था, जहाँ भगवान राम ने राज किया था और वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाभारत की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के क्या थे? 8वें अवतार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। और भगवान प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। और पूर्वी महाभारत गाथा उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में स्थापित है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। राजा युद्ध स्तर के अधीन महाभारत युद्ध कुरु महाजनपद में समाप्त हुआ था। और राजा अधीन महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। राजा के अधीन महाभारत युद्ध शुरू हुआ था और महाजनपद के समय समाप्त हुआ था। इतना लंबे महाभारत का युद्ध चला हुआ था। ये नैमिषारण्य सीतापुर जिले में स्थित है। कौन से स्थल? मेमसार और मिश्रिक में था नैमिषारण्य, जहाँ से सुत ने, कौन थे? सुत, महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे उन्होंने स्वयं वेद व्यास से सुनी थी। जो सुत ने जो महाभारत की कहानी सुनाई थी, उन्होंने वेद व्यास से सुनी थी। कुछ स्मृतियाँ और पुराण भी इसी राज्य में लिखे गए थे, हमारे नैमिषारण्य में। इसीलिए 88,000 ऋषियों की भूमि किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य को कहा जाता है। 30,000 यहाँ पर तीर्थ स्थल है, नैमिषारण्य में स्थित है।
और छठी शताब्दी में बुद्ध काल में टोटल कितने गणराज्य थे? तो 10 गणराज्य थे। 10 गणराज्य में से 7 गणराज्य हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कपिलवस्तु के शाक, कैशपुत के कलाम, रामग्राम के कौलिया, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल और पावा के मल और सुमसुमीगिरी के वग। ये हमारे उत्तर प्रदेश में उल्लिखित थे 7 गणराज्य। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मखली कौशल और महान विचारक ने छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा दी थी। मतलब छठी शताब्दी में श्रावस्ती के निकट श्रावण में पैदा हुए मखलीपुत्र गौशाल अजीबक संप्रदाय के क्या थे? ये संस्थापक थे। तो आपसे पूछ सकता है कि अजीबक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? तो मखलीपुत्र गौशाल थे। महावीर, जैनियों के 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनेक मतलब बहुत बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हमारे उत्तर प्रदेश में थे महावीर स्वामी के। कहा जाता है कि वह इस राज्य में 2 बार बरसात के मौसम में रुके थे। महावीर स्वामी पहली बार श्रावस्ती में रुके थे, दूसरी बार कौशाम्बी में रुके थे और पावा में उन्होंने अंतिम विश्राम स्थल था उनका महावीर स्वामी का। तो आपसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी प्रथम बार वर्षा काल में कहाँ रुके थे? तो हमारे श्रावस्ती में रुके थे। जैन धर्म महावीर के आने से पहले ही पूर्वी यूपी में अनेक जड़ें बना ली थी। मतलब यहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे अनुयायी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो चुके थे। पार्श्वनाथ, संभवनाथ और चंद्रप्रभु जैसे कई तीर्थंकर इस राज्य के विभिन्न शहरों में पैदा हुए, यहाँ केवल प्रवास किया था। यहाँ बाद में कई प्राचीन मंदिर मिले हैं, भवन प्राप्त हुए हैं। खंडर प्राप्त से सिद्ध होता है कि यहाँ पर क्या थे? बहुत सारे यहाँ पर जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मथुरा में कंकाली टीला प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक मध्यकाल में निर्मित जैन मंदिर अभी भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थानों में स्थित है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा जैन मंदिर स्थल कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है और मथुरा में कंकाली टीला स्थित है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक काल के बाद का इतिहास। सभी राज्य एक दूसरे के साथ निरंतर युद्ध करते रहते थे। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। अयोध्या में क्या बना दी गई? राजधानी बना दी गई। मगध द्वारा कौशल और अवंती को अपने अधीन कर लिया और वे महाजनपद के रूप में विलीन हो गए। मगध पर हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश का क्या हुआ? शासन हुआ। तो सबसे पहले आता है हमारे नंदवंश। 343 ईसा पूर्व से लेकर 321 पूरा ईसा पूर्व तक क्या रहा था? नंदवंश का शासन रहा था। पंजाब और सिंध तक क्षेत्र में पूरे भारत में फैला हुआ था और अपने शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? 326 ईसा पूर्व में किसका? सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश का वर्णन वायु पुराण में मिलता है और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश लगभग 134 वर्ष तक शासन किया था। मतलब 134 साल तक शासन किया था मौर्य वंश ने। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने। उनके शासन के प्रारंभ में सारनाथ में 4 सिंहों की मूर्तियां बनाई गई। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष सिंहों को भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो आप नोट पर देखते हैं। अशोक स्तंभ देवरिया, सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, मथुरा, कन्नौज और मिर्जापुर में पाए गए थे। इन स्तंभों पर उनके धम्मलेख भी पाए गए थे।
232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त उनके पुत्र बिंदुसार और पोते अशोक के शासनकाल के दौरान पूरे भारत में शांति और समृद्धि का माहौल रहा था। चीनी यात्री फयान और हुएनसांग ने कई शिलालेख देखे। उनके पोते दशरथ ने संक्षेप में पूरे समाज को अपने में बांट लिया। और अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। और उनके सेनापति कौन थे? बृहदत्त पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मौर्य वंश का अंत हो जाता है और शुंग वंश की स्थापना होती है। पतंजलि की टिप्पणियों के अवशेष के द्वारा संकेत अयोध्या पर कब्जे का उल्लेख मिलता है। मिनांडर और उसके भाई ने लगभग 182 ईसा पूर्व पर मथुरा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। हमलावर सेनाओं ने दक्षिण पश्चिम सतलज मतलब पंजाब क्षेत्र में और मथुरा से दूर कन्नौज पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। बाद में अयोध्या की सेना ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया और गांधार सेना की आगे बढ़ गई। गांधार की सेना आगे बढ़ गई। पुष्यमित्र और उनके पोते वासुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर आक्रमणकारियों को चुनौती दी और उन्हें हराया। आक्रमणकारियों ने पीछे हटकर सकाल मतलब सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। तब मथुरा एक प्रमुख शहर बन गया था और मिनांडर के समय एक प्रमुख शहर रहा था। मिनांडर या मिलन ने 145 ईसा पूर्व तक शासन किया। बाद में ईसा पूर्व की पहली शताब्दी तक पंजाब में छोटे इंडो ग्रीक और अन्य राज्य फले फूले। नेक्स्ट आता है हमारा कर्ण वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक राजा की हत्या उनके मंत्री किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और भैया इनके साथ पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? तो भैया बृहदत्त की हत्या की थी। तो भैया बदला है आज के दौर में, वही चल रहा है, आप देख सकते हैं। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश की स्थापना की और ये राजवंश लगभग कितने साल तक चला? तो 45 साल तक चला। और सातवाहन वंश और शुंग वंश के संस्थापक सुमुख द्वारा 28 ईसा पूर्व में समाप्त कर दिया गया। जो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुमुख ने क्या कर दिया? इस राजवंश को समाप्त कर दिया, मतलब हत्या करके नए वंश की स्थापना की। अब आता है हमारा कुषाण काल, 1000 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक। मध्य एशियाई शासकों का ध्यान पहले भारत की ओर आकर्षित हुआ और 60 ईसा पूर्व तक उन्होंने मथुरा में अपने छत्रप स्थापित किए। और पहले शासक कौन हुए? तो राजा मघोष था। कुषाण काल का पहला राजा कौन था? कुषाण शासक मघोष था, जिसकी मृत्यु 38 ईसा पूर्व में हो गई। और पार्थियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और पहली शताब्दी की शुरुआत तक उन्होंने शक को हराया और शासन शुरू कर दिया। और कुषाणों ने लगभग 40 ईस्वी में आक्रमण किया। कुषाणों ने भी मतलब लड़ते रहे, मतलब राज्य विस्तार के लिए। कुषाणों ने मध्य एशिया को चीन, पश्चिम एशिया और रोमन व्यापारियों से जोड़ा। जल्दी कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से सिंधु नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो केवल मथुरा क्षेत्र में ही स्थापित थे। धीरे धीरे पूरे भारत पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और प्रमुख शासक यहाँ के कौन थे? कनिष्क। उनके शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य अपनी अधिकतम क्षत्रिय सीमा तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी सहित मध्य एशिया से उत्तर भारत तक साम्राज्य का विस्तार हुआ कनिष्क के समय। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता। कुषाणों ने मूर्तिकला, गांधार और मथुरा स्कूलों का संरक्षण किया, जो बुद्ध और बौद्धिस्ट की उत्कृष्ट मूर्तियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुक्स और वयस्क ने लगभग 150 साल तक क्या किया था? शासक किया था। उनके पुत्र
हुएस्क ने कुषाण काल को संख्या का मजबूत रखा और उनके शासन में मथुरा एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जहां बुद्ध की कनिष्क के तहत पहली छवि धर्म की संरक्षक की मिलती है। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। और उनके शासनकाल के बाद कुषाण साम्राज्य काफ़ी कम हो गया। कुषाण साम्राज्य कम हो गया। उनके नाम के विभिन्न शिलालेख हमारे मथुरा और उसके आसपास क्षेत्र से मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिव को उपासक थे। और अनंतता बाद में कुषाण राजवंशों के उत्तर पश्चिम भारत के कुछ समय तक शासन किया। इसके बाद गुप्त काल प्रारंभ हुआ और भीमकड़िप ने कुषाण साम्राज्य को कम से कम मथुरा तक विस्तारित किया। हालांकि उनके शिलालेख रोजबिन, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हैं, उनके सिक्के पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। मथुरा संभवतः कुषाण साम्राज्य का पूर्वी मुख्यालय था। तो आपसे पूछ सकता है कि कुषाण साम्राज्य का पूर्वी मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर पेपर को हार्ड करने के लिए। तो कहाँ पर स्थित था? हमारा मथुरा में स्थित था। उत्तर प्रदेश ने दक्षिण स्थानों से पाए दफन अवशेषों के द्वारा समृद्धि के अपने शिखर को प्राप्त किया, जब बड़ी संख्या में समृद्ध शहर केंद्रों को प्राकृतिक प्रमाण से प्रमाणित किया जा सकता है। अब आता है हमारा गुप्त वंश। और गुप्त काल को ही भैया भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, संगीत, साहित्य, धर्म, दर्शन में व्यापक अनुसंधान और विकास हुआ, कारण जिससे हिंदू संस्कृति के तत्वों को प्रकाशित किया गया। प्रयाग प्रशस्ति से बताया कि गुप्त मूल रूप से उत्तर भारत में प्रयाग, मतलब गुप्त वंश के शासक थे, वो इलाहाबाद प्रयाग के निवासी माने जाते हैं। गुप्तों का वैवाहिक संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिच्छवीगढ़ गढ़ से था और उसके बाद वे प्रमुखता से उभरे। प्रारंभिक गुप्तों के शिलालेख और सिक्के पूर्वी यूपी में पाए गए और गुप्त राजाओं ने मथुरा, कौशाम्बी और अन्य क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विद्वानों द्वारा उनके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा चंद्र शब्द का उल्लेख किया गया था। हरिसेन के द्वारा किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो चंद्र शब्द का उल्लेख किया गया था, जिसे इलाहाबाद स्तंभ पर अशोक स्तंभ पर गुदा हुआ है। जो इलाहाबाद स्तंभ में मिलाया हुआ है, कहाँ पर किसके स्तंभ में गुदा हुआ है? तो अशोक स्तंभ पर गुदा हुआ है। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे स्तंभ शिलालेख में। कुछ वंश हमारी जो प्रमुख है, सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। 30वीं शताब्दी में श्रीगुप्त ने राजवंश की गुप्त वंश की स्थापना की थी और उपाधि किसकी प्राप्त हुई थी श्रीगुप्त को? तो महाराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज की उपाधि धारण की और शासन इनका रहा था 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था और गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। पी.एस. स्मिथ के द्वारा, जो आयरिश इंडोलॉजिस्ट और उपनिवेश काल के द्वारा उन्हें भारतीयों का नेपोलियन कहा गया था। बी.ए. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उनके विजय के व्यापक उल्लेख मिलते हैं। चंद्रगुप्त, इनका टाइम पीरियड 380 से लेकर 412 ईस्वी तक था द्वितीय के समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 नवरत्न रहते थे, जिनमें हमारे कालिदास थे,
अमर सिंह, धन्वंतरी, वरामिरी, वररुचि, घटक और छटपिक और शंकु और बेताल भट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो बिम्बकड़िश के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुमारगुप्त प्रथम, जिनका टाइम शासनकाल 413 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे कुमारगुप्त को शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इन्हीं के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था कुमारगुप्त के समय। फिर आते हैं हमारे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। और ये क्या थे? एक वैष्णव थे और अपने पूर्वजों की सहिष्णु नीति को अपनाया था इन्होंने। अब आती है हमारी गुप्त कला। सारनाथ में बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं और उनमें से एक को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मथुरा और अन्य स्थानों पर बुद्ध की पत्थर और कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ मंदिर कहाँ पर स्थित है? झांसी जिला में स्थित है। कुछ बेहतरीन पैनलों में विष्णु और शिव और अन्य ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश में मिले गुप्त काल के मंदिर के अवशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सन 2021 सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। सन 2021 में पुरातत्वविदों ने उत्तर प्रदेश के बिलसर गांव में एक प्राचीन मतलब 5वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष खोजे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। 1928 ASI द्वारा विल्सर साइट को संरक्षित घोषित किया गया था। 2 शिलों मतलब क्या मिले यहाँ पर? 2 स्तंभों की खुदाई की गई थी जिन पर कुमारगुप्त प्रथम के बारे में लेख है। शील का मतलब होता है शिलालेख। एक शिलालेख में 5वीं शताब्दी ईस्वी पढ़ी जाती है। मतलब 2 शिलालेख में एक शिलालेख मिला है जिसमें 5वीं शताब्दी की मुखरियों की खोज के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किन्होंने? हूणों ने कब्जा कर लिया था। और कन्नौज के मौखरी के राजा मतलब मौखरी वंश के राजा हरिवर्मा ने हूणों को हराकर उत्तर भारत को मुक्त कराया। किससे? हूणों से। तो सबसे पहले आते हैं वर्धन वंश, वर्धन राजवंश। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी और उन्हीं के नाम पर रखा गया था पुष्यभूति वंश। हर्ष या हर्षवर्धन 590 से लेकर 647 तक इन्होंने शासन किया था और उत्तरी भारत पर 40 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन कन्नौज सहित थानेश्वर के राजा थे। ये उनकी शक्ति की उत्तर भारत पर उनका राज पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के हिस्से पर फैल गया। वर्धन की राजधानी के साथ वाराणसी और कन्नौज तक का विस्तार हुआ। ये वर्धन वंश। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख शहर बन गया और गुप्तों के बाद मौखरी और पुष्यभूति वंशों की राजधानी रही थी कन्नौज। कन्नौज पर शासन करने की इच्छा का प्रभुत्व था। चीनी यात्री हिंसांग ने हर्ष के समय देश का दौरा किया। और हुएंसांग की पुस्तक का क्या नाम है? तो सी यूकी में उत्तर प्रदेश का वर्णन है हमारे कन्नौज का। हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ गई और 8वीं शताब्दी के मध्य यशोवर्मन ने कन्नौज पर क्या कर लिया? वंशज स्थापित कर। ललितादित्य मुक्तापीड़ के महत्व ने उन्हें अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की। उस दौरान चीन, पाकिस्तान से लेकर
रूस के काके शहर तक के लोग कन्नौज में मौजूद थे और कन्नौज पूर्वी दुनिया में प्रसिद्ध शहर बन गया। बाद में प्रतिहारों ने 740 ईस्वी में उन्हें हराकर उसके हिस्से पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और गुजरात के गुर्जर प्रतिहारों के बीच में एक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा मतलब संघर्ष हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। प्रारंभिक मध्यकालीन युग, भैया कन्नौज में उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था और भैया मध्यकालीन युग की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य मतलब पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष हुआ। पालों ने भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया, प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत, अवध, गलियारे क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। राष्ट्रकूटों ने मध्य भारत पर शासन किया। और भैया 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत तक पालों के साथ राष्ट्रकूटों की शक्ति घटने लगी और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत तक प्रतिहार विजयी हुए और पूर्व एवं मध्य भारत के शासकों के रूप में स्थापित हुए। तो गुर्जरों ने क्या कर लिया, कन्नौज पर आक्रमण कर लिया और विजयी हो गए। नागभट्ट पहले उज्जैन में और बाद में 8 से लेकर 11वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहारों की शुरुआत की जीत के बाद भी तंत्र से प्रभावित युद्धों में प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों की शक्ति संतुलन का निभाना द्वितीय ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने सिंध गंगा के मैदान पर आक्रमण किया और स्थानीय गुर्जर प्रमुख कौन थे, देवपाल के शासन धर्म का संरक्षण प्राप्त कर जो कन्नौज को हासिल कर लिया। भैया कन्नौज को हासिल किसने कर लिया, देवपाल ने कर लिया। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। राष्ट्रकूटों के शासक ध्रुव के साथ नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। उसने कन्नौज में अपनी नई राजधानी स्थापित की और वंशवादी संघर्ष से प्रतिहारों की शक्ति समय के साथ कम होती गई। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के नेतृत्व में दक्षिण पर बड़े हमले ने उन्हें क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, जिसने लगभग 916 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राजा इंद्र तृतीय ने, उनका अंतिम महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल था 1018 में, जो कन्नौज को महमूद गजनबी को सौंप दिया। भैया डर के मारे भाग गया था कौन, राज्यपाल। और चंदेल राजा विद्याधर ने उसको क्या कर दिया भैया, मार दिया, सिर कलम कर दिया। ले भैया डर के आगे क्या है, मौत है, जीत नहीं है। अगर लड़ता राज्यपाल, अगर लड़ता तो मारा जाता बेशक, लेकिन बहादुरी से मारा जाता। विद्याधर से नहीं मारा जाता, लेकिन विद्याधर ने उन्हें भागे तो मारे गए। लगभग एक पीढ़ी तक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से एक छोटी सी राजनीतिक गतिविधि रही। और भैया हल्के हल्के क्या हो गया भैया, कन्नौज का महत्व हल्के हल्के कम होता चला गया। कन्नौज राजा गंगा मार्ग पर स्थित था, उत्तर और दक्षिण मार्ग में जुड़ा था। इसने कन्नौज को राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था राजा विद्याधर ने। तो हमारा उत्तर काल का प्राचीन इतिहास हो चुका है खत्म। अब आता है हमारा उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे पहले हमारा आता है आगरा। 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित नगर है, मतलब 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया और हिंदुस्तान के शासक 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गए और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया।
आगरा मुगल काल के दौरान शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। मुगल काल के दौरान आगरा के आसपास के क्षेत्र में नील की खेती होती थी। मतलब नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? मुगल काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। अंग्रेजों के काल में तो भैया बहुत ज़्यादा। मुगल इतिहासकारों ने उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान कहा था। मुगल इतिहासकारों ने उत्तर प्रदेश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा था। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर ने आगरा में अपने पिता का मकबरा बनवाया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक कुश देवी एक कल्पी, जो मतलब जालन जिला में स्थित, क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। पहले कुश देवी का क्या था? एक राज्य था, उसको 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अकबर के शासन में बेतवा और टॉन्स नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी थी। बेतवा कल्पी के ये जहाँ मतलब बेतवा के संग महल और मुगल कक्षाओं के प्रमाण मिलते हैं हमारे बेतवा क्षेत्र से, बेतवा के कल्पी से। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान, तो जौना खां के याद में जौनपुर की स्थापना की गई थी और झांसी की स्थापना ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदालिया ने 1613 ईस्वी में स्थापना की थी हमारे झांसी की। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई महल स्थित है, महादेव मंदिर स्थित है और मेहंदी दरवाजा यहीं पर स्थित है। शाहजहां आगरा से दिल्ली तक मुगल राजधानी रही। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली थे। लखनऊ के हमारे नवाब कौन थे? अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अंग्रेजों ने लखनऊ से हटा दिया था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय अकबर ने सिकंदरा, मतलब आगरा का क्या ना उपनगर था, सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता है, अपना मकबरा बनवाया था। सिकंदरा में किसका मकबरा है? तो अकबर का मकबरा है, जिसे बाद में सम्राट जहांगीर ने पूरा कराया था 1613 ईस्वी में। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद, कई मस्जिदें स्थित हैं हमारे आगरा में। ये हमारा झांसी नहीं है, ये हमारा जौनपुर में अटाला मस्जिद और मस्जिदों का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये बदायूं के क्या थे? सूबेदार थे शासक बनने से पहले। और 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1757 तक, प्लासी की लड़ाई तक, उत्तर प्रदेश में 5 वर्तमान स्वतंत्र राज्य थे। कौन कौन से? इलाहाबाद के शासक 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। 1775 में अवध के नवाब बने ये। और भैया आसिफउद्दौला ने फैजाबाद की संधि कब की थी? 1775 के द्वारा बनारस को अंग्रेजों को दे दिया था। और आसिफउद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनवाया था। सबसे पहले आते हैं हमारे अवध के नवाब, जिसका टाइम पीरियड 1722 से लेकर 1856 तक था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध राज्य का उदय हुआ और अवध ने उस समय की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे ये अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया और 1722 में अवध नवाब शासन की क्या हुई? शुरुआत हुई थी। और 1857 में अंग्रेजों ने अवध का विलय कर लिया। अवध की स्थापना मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने पर 1722 में अवध क्या हुआ था? स्वतंत्र बना था। और शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी और बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को प्राप्त हुई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में उन्हें अवध का सूबेदार बनाया था और राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अवध मराठा और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट की तरह था।
अवध में वर्तमान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग और बिहार का कुछ हिस्सा था हमारे अवध में। अवध के नवाबों में से प्रमुख नवाब आते हैं सफदर जंग नवाज, सादत खान के उत्तराधिकारी थे और मुगल बादशाह अहमद खां का क्या थे, ये वजीर थे और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। कला संगीत साहित्य को बढ़ावा दिया। लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। ये सफदर थे हमारे दूसरे नवाब शुजा-उद-दौला। 1761 में पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे ये, और 1765 में इलाहाबाद संधि हुई और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। राजधानी आसिफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित की, लखनऊ स्थानांतरित की। आसिफ-उद-दौला 1775 में राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित हुई हमारी लखनऊ, और 1784 में क्या बनवाया था, लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया था। और शहादत अली खां द्वितीय ने 1801 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि स्वीकार की और अवध के अंतिम नवाब थे हमारे वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और 1763 में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की थी और 1764 में रोहिलखंड पर आक्रमण किया तथा मीरानपुर कटरा युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित कर रोहिलखंड को अवध में मिला लिया था। और 1801 में रोहिलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था नवाब साजिद अली खान ने जीतने के बाद में। तो अवध के हमारे प्रमुख नवाब हैं, सबसे पहले आते हैं शहादत का 1722 से लेकर 1739 तक, सफदरजंग 1739 से लेकर 1754 तक, शुजा-उद-दौला 1754 से लेकर 1775 तक, आसिफ-उद-दौला 1775 से लेकर 1797 तक, वजीर अली 1797 से लेकर 1798 तक, शहादत अली खां द्वितीय 1798 से लेकर 1814 तक, गाजीउद्दीन हैदर 1814 से लेकर 1827 तक, नसरुद्दीन हैदर 1827 से लेकर 1837 तक, मोहम्मद अली शाह 1837 से लेकर 1842 तक, अमजद अली शाह 1842 से लेकर 1847 तक, और अंतिम शासक थे हमारे वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक। तो मध्यकालीन समाप्त होते होते हमारा आता है रोहिलखंड। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। मुगल साम्राज्य का जमींदारी जागीरदारों और कुलीनों पर क्या हो गया, नियंत्रण कम हो गया। कई क्षेत्रों में अराजकता फैल गई और स्थानीय शासक द्वारा स्वतंत्र होने लगे। 1721 में 1737 के ईच कटहेला सरदार वीर दाऊद और उनके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यह हमारा बरेली वाला रोहिलखंड है, जिसको रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है। कई टोपों पे आप देख सकते हैं बरेली लिखा हुआ और लिखा हुआ रोहिलखंड। रोहिलखंड की सीमा दक्षिण पश्चिम गंगा दोआब से और उत्तर में कुमाऊं पहाड़ियों से लगती थी और पूर्व में नेपाल तक रोहिलखंड का विस्तार था और दक्षिण पूर्व में अवध तक। इसकी राजधानी बरेली थी और उसके बाद में स्थानांतरित आंवला कर दी गई। अली मोहम्मद खान ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर बरेली, मुरादाबाद, हरदोई और बरेली के क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिसमें हमारा बदायूं भी आता है। 15 सितंबर 1748 को अली मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद हाफिज रहमत खान उसका उत्तराधिकारी बना और उसने बंगेश प्रमुख कयाम खान को हराकर फर्रुखाबाद क्षेत्र पर भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। 1774 में शुजा-उद-दौला ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और मीरानपुर कटरा का युद्ध 1774 में हुआ था। हाफिज रहमत खान को क्या कर दिया था,
पराजित कर लिया था और भैया रोहिलखंड को अवध में मिला लिया था। 1774-1800 तक रोहिलखंड अवधों के नवाब तक शासन रहा था। 1801 में शहादत अली खान द्वितीय ने रोहिलखंड ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा फर्रुखाबाद। 18वीं शताब्दी जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उसी समय फर्रुखाबाद का राज का भी क्या हुआ था, उदय हुआ था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल 1713 से लेकर 1748 तक ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहा हमारा फर्रुखाबाद। वर्तमान क्षेत्र अलीगढ़ और कानपुर के क्षेत्र बीच स्थित था हमारा फर्रुखाबाद। जागीर को मोहम्मद अली खान बंगेश ने स्वतंत्र करवाया था और बाद में इस राज का प्रभाव बुंदेलखंड और इलाहाबाद क्षेत्र तक फैल गया था हमारे फर्रुखाबाद का। 1743 में मोहम्मद खान बंगेश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कयाम खान शासक बना। बाद में रोहिलखंड के शासक हाफिज रहमत खान ने कयाम खान को हराकर फर्रुखाबाद को रोहिलखंड में मिला लिया था। 1743 में मिलाया था। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश आधिपत्य। ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। अधिक लाभ के लिए उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और विस्तार के लिए प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध प्रमुख युद्ध हुए थे। उस समय अवध राज्य ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच बफर राज्य था। मतलब 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद अवध के नवाब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए और अवध के नवाब धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन मतलब कठपुतली बन गए। और 1780 में अंग्रेजों ने बनारस के राजा चेत सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। 1801 में अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने राज्य की सुरक्षा के बदले अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया। भैया फतेहपुर, गोरखपुर, इटावा, रोहिलखंड, दक्षिणी मिर्जापुर और कानपुर के क्षेत्र दक्षिणी मिर्जापुर के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। अठारह 1803 में मराठाओं की हार के बाद दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर किसका शासन हो गया, तो भैया अंग्रेजों का शासन हो गया। कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन रहने के बाद 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई और 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे विकसित होने लगी और इस समय अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत हुई और क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का विकास। 1857 की क्रांति के बाद सुधार आंदोलनों, शिक्षा और समाचार पत्रों पत्रिकाओं के प्रसार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा 1857 में 67 में प्रकाशित की और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित की और कृष्ण वालभट्ट ने हिंदी प्रदीप 1873 में पत्रिका निकाली और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और धार्मिक सामाजिक सुधार तथा शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया और प्रसिद्ध नारा था भारत भारतीयों की ओर लौटो।
मोहम्मद बिन कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में दारुल उलूम देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसका उद्देश्य था कुरान हदीस की शिक्षा और विदेशी शासन के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। इस आंदोलन के समय सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया और मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया था। किसने जोर दिया था? तो सैयद अहमद खान ने दिया था। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, 1864 में की थी, और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तहजीब उल अखलाक तथा राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिकाएं निकाली और 1859 में असबाब बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा उर्दू में लिखी गई थी और पहली पुस्तक थी ये। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि 1857 की क्रांति से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? तो असबाब बगावत हिंद लिखी गई थी और सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और सिद्धदयाल साहब ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकता है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो सिद्धदयाल साहब ने की थी, 1867 में आगरा में की थी। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी और इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच 1835 में हुआ था, 85 में हुआ था सॉरी। और यह अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें से उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिनिधि शामिल थे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से शामिल थे हमारे? मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, शिवदास चौधरी, रामकली चौधरी, प्रणात नाथ पंडित, गंगा प्रसाद वर्मा और लाला वैजनाथ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रतिनिधि थे। और जानकी नाथ घोषाल, ये हमारे 8 प्रमुख प्रतिनिधि थे जो प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 74 हो गई थी। 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 74 हो गई थी। 1947 तक, 1886 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन आयोजित हुए थे और मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच प्रदान करना, सरकार के सामने अपनी समस्याएं और मांगों को रखना और भारत में राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ अधिवेशन हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था हमारा पहला
चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी और इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और पहली बार हिंदी में भाषण हुआ था हमारे चौथे अधिवेशन में। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार हिंदी में भाषण दिए गए थे और उसका जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे। तो चौथा अधिवेशन हुआ था। 1892 में 8वां अधिवेशन हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इलाहाबाद में हुआ था, और इसमें मुद्रा नीति में सुधार की बात की गई थी। 15वां अधिवेशन हमारा अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुआ था 1899 में लखनऊ में, और इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा व उद्योग समस्या पर चर्चा करना। 1905 में 21वां अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और ये हमारे बनारस में हुआ था, और वंग की निंदा की और स्वराज पर चर्चा की गई थी। और 25वां अधिवेशन हमारा इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष विलियम बैडरवन थे। और इसकी विशेषता थी भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध करना। हमारा 25वें अधिवेशन में भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध करना। 31वां अधिवेशन हमारा 1916 में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और ये हमारा लखनऊ में हुआ था। नरम गरम दल का क्या हो गया था, समझौता हुआ था, और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है हमारे 31वें अधिवेशन को। 40वां अधिवेशन हमारा और उत्तर प्रदेश का 7वां अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी और कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी हमारी सरोजनी नायडू। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा अधिवेशन 1925 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। तो 40वां अधिवेशन हुआ था। यह आपको एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है कि 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सरोजनी नायडू ने की थी और पहली भारतीय महिला थी। उनचासवां अधिवेशन हमारा 1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और लखनऊ में हुआ था, और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित करना था इस अधिवेशन में कहा गया था। और 1946 में 54वां अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी और ये मेरठ में हुआ था और स्वतंत्रता से पहले महत्वपूर्ण अधिवेशन था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा था। तो हमारा 54वां अधिवेशन रहा था। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी और 1946 में हुआ था। अब हमारे आते हैं प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले आता है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा का अधिकार क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया। और इससे क्या हुआ भैया, भारत के मुसलमानों में असंतोष फैल गया और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। जैसे इस समय जो ईरान के वो राष्ट्रपति क्या कर दिए गए, मार दिए गए थे, तो इस समय हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्या आ गया था भैया, असंतोष फैल गया था। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया था। 20 जून 1920 को प्रयागराज में खिलाफत समिति की बैठक हुई और आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ। 1924 में तुर्की की कमल पाशा सरकार के द्वारा खलीफा का पद समाप्त करने पर आंदोलन समाप्त हो गया। तो भैया यहाँ पर खलीफा का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन के बाद आता है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक फैल गया था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था।
स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया था और कई नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और उन्हीं में से एक है हमारा 1921 में काशी वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और अलीगढ़ में जामिया ये हमारा मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी और बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया। तो चोरा चोरी घटना क्या हुई थी, चोरा चोरी कांड, तो यह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में ये घटना हुई थी। अशोक आंदोलन के दौरान जुलूस निकाला जिसके नेतृत्व में भगवान दास, जिसका नेतृत्व किसने किया था, भगवान अहीर कर रहे थे। और पुलिस की गोलीबारी से क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया भैया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद आती है हमारी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। यह इसके प्रमुख नेता थे। इसका उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। ये स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए की गई थी। और 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को असफलता मिली और बाद में कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1923 के स्वराज पार्टी के बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी और इस आंदोलन में नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर न देना प्रमुख था। तो आपसे पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना या कर न देना। तो तीनों बात करेक्ट है। सभी ऑप्शन आपको दे सकता है, ये ऑप्शन सभी करेक्ट है, तो सभी ऑप्शन करेक्ट है। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद आंदोलन अस्थायी रूप से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1923 के बाद आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना था और इसका प्रमुख केंद्र रहा था हमारा काकोरी। 1925 में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र खान और लाहिड़ी और रोशन सिंह प्रमुख थे। काकोरी कांड के बाद कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और लंबी सजा दी गई थी। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। काकोरी लखनऊ के पास है। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है या काकोरी डकैती कहा जाता है। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे, अभी आपको हमने बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह। इन चारों को फांसी दी गई थी और अन्य क्रांतिकारियों को कारावास की सजा दी गई थी। और इसका मुकदमा जो पैरवी की थी वो गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। जो मुकदमा चलाया था वो किसने किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, पुलिस से लड़ते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो चुके थे, शहीद हो गए। भारत में साम्यवाद के प्रसार में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई की स्थापना की घोषणा की गई थी। 1925 में कानपुर में पहली
साम्यवादी कांग्रेस आयोजित हुई। उसके बाद आते हैं हमारे प्रमुख केस। तो सबसे पहले आता है हमारा कानपुर षड्यंत्र केस 1924। अंग्रेजों ने साम्यवादियों पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। प्रमुख आरोपी कौन कौन बनाए गए? तो एम.एन. राय, नलिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद, और कई लोगों को 4-4 वर्ष की सजा भी दी गई थी ये कानपुर षड्यंत्र में। नेक्स्ट आता है हमारा मेरठ षड्यंत्र केस। अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट नेताओं पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाया। 20 मार्च 1929 को ब्रिटिश सरकार ने 33 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और इन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत क्या चलाया गया था? मुकदमा चलाया था। और गिरफ्तार लोगों में 3 अंग्रेज भी शामिल थे। अंग्रेज कौन कौन थे? तो फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडली और लेसेस्टर हस्टिंग्स, ये 3 प्रमुख अंग्रेज थे। ये मुकदमा लगभग 3.5 साल तक चला था। 16 जनवरी 1933 को इसका फैसला सुनाया गया और मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई और अन्य 27 अपराधियों को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। हमारे मेरठ षड्यंत्र में सुनाई गई थी। मेरठ षड्यंत्र के बाद आता है हमारे अंग्रेज जल्दी कब्जा करने की सोच रहे थे। उसके बाद आता है हमारा किसान आंदोलन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसानों ने जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों की मुख्य समस्या अधिक लगान और आर्थिक शोषण थी। किसान आंदोलन क्यों हुआ था? उन्हें आर्थिक मतलब फसल उपजाऊ नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा उन्हें क्या देना पड़ रहा था? लगान देना पड़ रहा था और उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। प्रमुख घटना आती है हमारी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। इसमें गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण त्रिवेदी और मदन मालवीय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा संगठन में। किसान सभा को मजबूत बनाने में बाबा रामचंद्र और झिंगरू लाल पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में जागरूकता फैलाई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि किसान सभा को मजबूत करने के लिए किसने रामचंद्र मानस का पाठ किसानों को पढ़ाया था या कराया था? तो बाबा रामचंद्र ने 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के अनेक किसानों ने भाग लिया था। 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, देव नारायण पांडे और केदार पांडे की भूमिका में अवध किसान का गठन किया गया था और 20 और 24 दिसंबर 1920 को अयोध्या में अवध किसान सभा की रैली आयोजित की गई थी। एका आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चला और ये आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और सीतापुर में फैला और किसानों की मुख्य मांग थी कि लगान में कमी की जाए और शोषण समाप्त किया जाए। जो एका आंदोलन किसके लिए चला था? तो लगान में कमी की जाए और शोषण समाप्त किया जाए, इसीलिए एका आंदोलन चला था। एका आंदोलन के बाद आता है हमारा अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। 1936 में हुआ था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके आयोजन में एन.जी. रंगा और इंदुलाल याज्ञिक आदि का योगदान था और बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। इस सम्मेलन में जमींदारों और किसानों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अखिल भारतीय सम्मेलन के द्वारा जमींदारों किसानों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था, हाँ या ना, या मिलान आपको पूछ सकता है। या इस अखिल भारतीय
पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो क्या बने थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे प्रथम। और इन्हीं के समय होमगार्ड की स्थापना हुई थी हमारे उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत के समय। उसके बाद आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रयागराज की नैनी जेल में बंद कर दिया गया और आंदोलन में युवा और कांग्रेस किसानों ने सक्रिय भाग लिया था। 16 अगस्त 1942 को बलिया में आंदोलन क्रांतिकारियों ने जेल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी। तो चित्तू पांडे की सरकार कहाँ बनाई गई थी? बलिया में बनाई गई थी। कैसी सरकारी? समानांतर सरकार बनाई गई थी। प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन। 1858 में 57 की क्रांति के बाद दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया और राजधानी आगरा से कहाँ पहुँच गई? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज स्थानांतरित हो गई। उस समय प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में जाना जाता था और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था। 1877 में अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम दिया गया और 1902 में इस प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर आगरा और अवध कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1902 में। 1919 भारत सरकार अधिनियम के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। 1920 में प्रांतीय चुनावों के बाद राजधानी इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर ली गई? 1920 में प्रांतीय चुनावों के बाद में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना हुई और मुख्यालय लखनऊ भी स्थानांतरित किया गया। 1935 में लखनऊ को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया था 1935 में, और 1937 में प्रांत का नाम संक्षिप्त कर क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जो आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता। 1 नवंबर 1926 को राज्य पुनर्गठन किया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, बनाया गया था। 24 जनवरी सन 2018 को पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल बनी। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और पुरुषोत्तम दास टंडन पहले विधानसभा अध्यक्ष बने हमारे। तो साथियों, ये तो थी हमारी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण इतिहास की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल को अभी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, जय हिंद, जय भीम।